आज हम रसायन विज्ञान में कक्षा 12 के लिए ठोस अवस्था पाठ से संकुलन क्षमता का अध्ययन करेंगे। संकुलन क्षमता जो हमारा टॉपिक है, पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हमें इस चित्र को देखना होगा। वैसे भी उसमें सेब भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। देखिए इस चित्र में देखिए, ये एक एकक कोष्टिका है। एकक कोष्टिका जो होती है ठोस की सबसे छोटी यूनिट होती है। इस एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण है केवल कोनों पर उपस्थित है, सरल घनीय एकक कोष्टिका है। घन क्यों है? क्योंकि इसमें सभी भुजाओं की माप बराबर है, जिसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। अभी जो इसमें जो ये कण दिखाई दे रहे हैं कोनों पे, वास्तव में ऐसे नहीं होते, वास्तव में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। और जब ये क्लोजली पैक होते हैं तो आप देख सकते हैं इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान है। तो प्रत्येक एकक कोष्टिका में इस प्रकार का रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे हमने इसमें देखा वैसे ही क्या होता है, एफसीसी में भी होता है और बीसीसी में भी होता है। अब देखिए हम एक और चित्र से इसको देख सकते हैं। ये हमने एक विमीय रूप में जो परमाणु होते हैं उनको व्यवस्थित किया है। हम इन परमाणुओं को गोले के रूप में मान लेते हैं जिनकी परमाणु त्रिज्या r है। तो ये एक विमीय व्यवस्था थी। अब इसमें द्विविमीय कैसे होगी? देखिए द्विविमीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं, द्विविमीय व्यवस्था में जो हमने पहली लाइन बनाई थी उसके ऊपर एक और लाइन आ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो गोलों के बीच में एक गोला आ रहा है, यहाँ पे बीच में रिक्त स्थान बन रहा है। देखिए ये तो जब ठोसों को व्यवस्थित करते हैं तो उनके बीच में रिक्त स्थान आ जाता है। तो हमें पता चल गया है। अब हम देख सकते हैं कि जब भी हम ठोस का निर्माण कर रहे थे, जैसे हमने पहले एकक कोष्टिका वाला डायग्राम देखा, जब उसमें अणुओं की व्यवस्था की जाती है, परमाणुओं की व्यवस्था की जाती है तो उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है। तो हमें देखा कि जो अवयवी कण होते हैं या परमाणु होते हैं या गोले होते हैं वो एकक कोष्टिका के संपूर्ण भाग को नहीं घेर पाते, यानी जब उनको व्यवस्थित किया जाता है तो उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। एकक कोष्टिका के जितने प्रतिशत भाग को ये परमाणु या गोले ऑक्युपाई कर लेते हैं, यानी कि ग्रहण कर लेते हैं, उसी को संकुलन क्षमता कहा जाता है। यानी कि किसी एकक कोष्टिका के कुल आयतन के जितने प्रतिशत भाग को एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु घेर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, वह संकुलन क्षमता कहलाती है। अब हम अलग अलग कोष्टिकाओं, एकक कोष्टिकाओं के लिए संकुलन क्षमता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संकुलन क्षमता का सूत्र देख लेते हैं। संकुलन क्षमता बराबर होता है एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल परमाणु या गोलों का आयतन। यानी एकक कोष्टिका में कितने परमाणु या गोले हैं उनका आयतन निकाल लेंगे। जैसे सरल घनीय कोष्टिका में एक परमाणु होता है तो एक गोले का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। यानी संकुलन क्षमता बराबर होता है एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल गोलों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100। तो इस तरह से हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता। इसके लिए सबसे पहले हमने अभी बताया, हम जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो हम अध्ययन कर रहे हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई को स्मॉल ए मान लेंगे तथा जो एकक कोष्टिका में परमाणु है उनको हम गोला मानते हैं तो उस गोले की त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल आर। अब देखिए सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एक होती है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि सरल घनीय एकक कोष्टिका यानी एससी एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या होती है ए, और परमाणु को हम क्या मानते हैं, गोले के समान। तो एक गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक गोले का आयतन आ गया। अब जो सरल घनीय एकक कोष्टिका है वो घन के रूप में, इसलिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, उसकी भुजा की माप की घात 3। तो घन की भुजा हमने कितनी मान रखी है, ए। तो ये हो गया आयतन, सरल घनीय एकक कोष्टिका का आयतन हो गया ए की घात 3। अब सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए कल हमने ए और आर में संबंध पढ़ा था, ए इज इक्वल टू 2r। ये केवल सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए। तो हम ए की जगह पे क्या रख देंगे, 2r। तो ये हो जाएगा 2r की घात 3। जैसे 2r को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2r इंटू 2r इंटू 2r, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। तो ये हो गया एकक कोष्टिका का आयतन। और ये हो गया हमारा एक परमाणु एकक कोष्टिका में जितने गोले उनका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और एकक कोष्टिका का आयतन हो गया 8r क्यूब। तो अब देखो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल गोलों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणा 100। तो एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल कितने परमाणु, एक परमाणु, उसका आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और एकक कोष्टिका का आयतन कितना निकाला हमने, 8r क्यूब। ये देखिए 8r क्यूब। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे।
तो जब हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो संकुलन क्षमता बराबर कितना आ गया, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू रखी, ये 4/3 पाई आर क्यूब तो हो गया एक गोले का आयतन, और 8 आर क्यूब हो गया एक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये देखिए, तो क्या बचा 4 पाई इंटू 100/3 इंटू 8। अब हमने क्या कह रहा, अब 4 आर से आर कट गया, अब इसके आ देखिए 4 की मल्टीप्लाई 100 से करी तो 400 हो गया, पाई ऐसे रह गया, 3 और 8 की मल्टीप्लाई 24। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दी, तो पाई की वैल्यू कितनी आई 22/7। अब इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 52.38%। यानी सरल घनिया एकक कोष्टिका के लिए जो संकुलन क्षमता होती है 52.38% होती है। संकुलन क्षमता होगी सरल घनिया एकक कोष्टिका की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होगी 52.8%। अब एफसीसी एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो एफसीसी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 4, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमारे एफसीसी एकक कोष्टिका में कितने गोले 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 गोलों का आयतन आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। अब एकक कोष्टिका का आयतन निकालेंगे। एकक कोष्टिका फिर से घनिया एकक कोष्टिका है क्योंकि एफसीसी का पूरा नाम होता है फलक केंद्रित घनिया एकक कोष्टिका। तो ये घन के रूप में, तो इसका भी जो आयतन होगा भुजा की घात 3 हो जाएगा, यानी भुजा हमने मान रखी है a की घात 3। तो एफसीसी के लिए कल हमने संबंध पढ़ा था a बराबर होता है 2√2r। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख देंगे 2√2r। तो जब a की जगह पे 2√2r लिखेंगे, इसकी घात 3, तो इसका घन करने पर क्या आ जाएगा 16√2 आर क्यूब। तो एकक कोष्टिका का आयतन आ गया 16/√2 आर क्यूब। फिर से संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे। एकक कोष्टिका में उपस्थित कुल परमाणुओं का आयतन, यहाँ पे कितने परमाणु 4, तो 4 परमाणु का आयतन ऊपर आ जाएगा। एकक कोष्टिका का आयतन अपॉन में आ जाएगा। एकक कोष्टिका का आयतन अभी हमने ये निकाला है, ये एकक कोष्टिका का आयतन है 16/√2 आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए 4 परमाणुओं का आयतन, क्योंकि एफसीसी में 4 परमाणु होते हैं, इनका आयतन हो गया 16/3 पाई आर क्यूब, और एकक कोष्टिका का आयतन 16√2 आर क्यूब इंटू 100। अब मैंने क्या करा, ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 3 अपॉन में आ गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 100 पाई 3√2। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, और √2 की वैल्यू 1.414। अब इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करने पे आ गए 74%। यानी एफसीसी एकक कोष्टिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। अब हम देखेंगे बीसीसी एकक कोष्टिका के लिए। बीसीसी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 2। फिर ऐसे ही करेंगे, एक गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 गोले होते हैं इसमें, यानी 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु का आयतन 8/3 पाई आर क्यूब आ गया। फिर एकक कोष्टिका का आयतन, क्योंकि ये घनिया एकक कोष्टिका है, बीसीसी का पूरा नाम होता है अंतः केंद्रित घनिया एकक कोष्टिका। तो ये भी घन के रूप में, तो घन का आयतन भुजा की घात 3, यानी कि कितना हो जाएगा, भुजा इसकी है ए, तो a की घात 3 हो जाएगा क्या एकक कोष्टिका का आयतन। तो बीसीसी के लिए a बराबर कितना होता है 4/√3r, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो एकक कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा, a भुजा की जगह पे कितना रख देंगे 4/√3r की घात 3। इसका जब घन करेंगे तो 4 की 3 बार गुणा कर देंगे, √3 की भी 3 बार, और r की घात कितनी हो जाएगी 3। तो 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 हो गया, √3 का 3/√3 आर क्यूब आ गया। तो ये हमारा एकक कोष्टिका का आयतन आ गया, और ये इसमें उपस्थित कुल गोलों का आयतन आ गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक गोलों का आयतन आ जाएगा ऊपर। एकक कोष्टिका में कितने गोले हैं, यहाँ पर बीसीसी में 2 गोले हैं, तो 2 गोलों का आयतन आ जाएगा ऊपर, और एकक कोष्टिका का कुल आयतन आ जाएगा अपॉन में इंटू 100। संकुलन क्षमता, अब हम संकुलन क्षमता याद करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 2 गोलों का आयतन ऊपर रख दिया और एकक कोष्टिका का आयतन अपॉन में रखा। तो जो ये 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, और जो 3/√3 है वो ऊपर चल जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 8 से 64 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। एक बार फिर देखिए, ये 3 जो है वो अपॉन में आ गया ये, और ये 3/√3 है ये ऊपर चला गया। ठीक, पाई ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करने के बाद संकुलन क्षमता आ गई 68%।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं SC एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.4%, BCC के लिए होती है 68%, FCC के लिए होती है 74%, HCP के लिए 74%, SCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो HCP की जो संकुलन क्षमता है वो 74% है। ये केवल एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसलिए HCP की भी बता दी। आपके कोर्स में ऐसे 3 ही है, SC, BCC, FCC। SC की संकुलन क्षमता 52.4%, BCC की 68%, FCC की 74% और HCP की होती है 74%। तो जो संकुलन क्षमता होती है उस पर एकक कोशिका का स्थायित्व निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा संकुलन क्षमता होगी स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। तो इन सब में सबसे अधिक अगर हम SC, BCC और FCC की बात करें तो FCC एकक कोशिका सबसे अधिक स्थायी होती है क्योंकि इसकी संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा है। धन्यवाद।